हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली कर रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी, तो थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच गई हैं, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन से मेंबर्स थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप हमारा कौन सा था? 15। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NH2 एंड NP3। ठीक है, होप आप सबको सब कुछ रिमाइंड हो रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कस करेंगे दैट इज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन होती क्या है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of atoms through covalent bond। जब एटम्स, सिमिलर एटम्स बेटा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक लंबी चेन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली की टेंडेंसी होती है कैटिनेशन करने की। ठीक, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 की फॉर्म में। फॉस्फोरस 4 टेट्राटॉमिक, ठीक है ना। उसी तरह से आर्सेनिक भी 4 एटम्स कंबाइन होते हैं, एंटीमनी भी 4 एटम्स कंबाइन होते हैं। लेकिन बेटा बिस्मथ जो है कैटिनेशन नहीं शो करता है, क्योंकि कैटिनेशन करने के लिए क्या होना जरूरी है? कोवलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। और हमारा बिस्मथ मेटल है और मेटालिक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब देखो एक कंपैरिजन देखो। नाइट्रोजन फैमिली में कैटिनेशन क्या हो रही है? नाइट्रोजन की कम है लेकिन नीचे क्या है? टेट्राटॉमिक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको कार्बन फैमिली के साथ, ठीक है, कार्बन फैमिली के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन करने की टेंडेंसी किसकी होती है? कार्बन की। कार्बन तो ठीक है ना, लंबी से लंबी चेन्स बना देता था। लेकिन ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन था, लेकिन सिलिकॉन की कंपैरिजन में क्या थी? कम। तो नीचे की तरफ को कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखना, नाइट्रोजन सिर्फ कैसा है? डायाटॉमिक है, सिर्फ 2 एटम जो है आपस में जुड़ रहे हैं। फॉस्फोरस कैसा? टेट्राटॉमिक है, 4 एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये एक अलग सा बिहेवियर है कि नाइट्रोजन में सिर्फ क्यों 2 ही एटम जुड़ते हैं। ठीक है ना, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो कैटिनेशन जो है टेंडेंसी नाइट्रोजन फैमिली की कार्बन फैमिली से कम होती है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नाइट्रोजन हैज पुअर कैटिनेशन टेंडेंसी देन दैट ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है ना, कि नाइट्रोजन की कैटिनेशन करने की टेंडेंसी फॉस्फोरस से कम क्यों है? तो इसके लिए सबसे पहला रीजन आएगा कि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है ना, उसकी वजह से। तो ये तो अच्छी बात है ना, साइज स्मॉल है तो कैटिनेशन तो अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ जो सेकंड पॉइंट आता है कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन के केस में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की सिंगल बॉन्ड एनर्जी जो है वो 213 किलो जूल है। ठीक है ना, किलो जूल पर मोल है। लेकिन इसकी 159 किलो जूल पर मोल है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। किससे? फॉस्फोरस से। इसी वजह से फॉस्फोरस जो है टेट्राटॉमिक है और नाइट्रोजन आपका डायाटॉमिक है। ओके, लगी ये बात पता आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा? एटॉमिसिटी होती है कि कितने एटम्स आपस में लिंक है, एक तरह से कैटिनेशन। ठीक है ना, कैटिनेशन तो है कि कितनी लंबी चेन बन रही है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैसी? वो कैटिनेशन। और कितने एटम्स जुड़ रहे हैं वो आपकी एटॉमिसिटी आ गई। ठीक है ना, टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन वो आपकी कैटिनेशन आ गई। पर कितने एटम्स जुड़ के चेन बना रहे हैं वो आपकी एटॉमिसिटी आ गई। तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? 2। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। जैसे सिमिलरली ऑक्सीजन की कैसी होती है
डायटोमिक है, हाइड्रोजन आपका डायटोमिक है, ठीक है ना। सल्फर आपका 8, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है, वो 8 एटम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। सो इसमें भी अगर आप रीजनिंग जो क्वेश्चन बनता है वो ये आता है पेपर में कि वाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, कि नाइट्रोजन क्यों डायटोमिक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्योंकि इट हैज स्मॉल साइज, सेकेंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड इट प्रेफर्स मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसकी जो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिनकी वजह से ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से इसकी जो सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड इसका जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन क्यों डायटोमिक है। फॉस्फोरस के रेफरेंस में भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन डायटोमिक है, फॉस्फोरस क्यों टेट्राटोमिक है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि वाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, कि नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे इनर्ट क्यों हो जाता, इनर्ट क्यों है। इनर्ट का क्या मतलब बताया था मैंने, पिछले लेक्चर में भी बताया था। इनर्ट होता है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। अब जैसे हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है ना, ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस है, तो हम पॉइजनस थोड़े नहीं है, वो नॉन टॉक्सिक नहीं है, ऊपर से रिएक्शन भी इतनी ज्यादा नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव है। तो इसका कारण ये है बेटा कि इसके बीच में कैसा है, मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो रिएक्शन करने के लिए तो पहले तो ये तीनों बॉन्ड टूटने चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए। इतनी बॉन्ड एनर्जी इसको कोई देगा, हम बड़े ज्यादा थर्मली इसको हीट करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तब जाके नाइट्रोजन टूटेगा, ठीक है, और रिएक्शन करेगा ये, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना। ये और एक और इसमें रीजनिंग क्वेश्चन बनता है बेटा, इसमें ये रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि वाई N2 exist as why N2 exist as gas at room temperature but while phosphorus, arsenic and antimony exist as a solid, exist in solid state, ठीक है। Why nitrogen exists as gas at room temperature while phosphorus, arsenic and antimony exist in solid state, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, छोटा मॉलिक्यूल है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये कैसा है, ये गैसियस स्टेट में है। लेकिन फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बेटा ये, तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, टेट्राटॉमिक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है इनका, इसकी वजह से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है लास्ट में कि वाई नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस क्या होता है, एनोमलस होता है सबसे अलग। तो अपने ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे अलग बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो इसका कारण तो आप अब देखो, पूरा अभी सब तक हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, ठीक है ना, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो बाकी सब में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो सभी थोड़ा इससे डिफरेंट ही बिहेव करेंगे, ठीक है।
समझ आ गया आपको कि तो स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं है। इसकी वजह से ये बाकी फैमिली से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट करता है। ओके, तो रीजनिंग क्वेश्चन में आपको अगर पूरा नॉलेज है, आपको पूरे जो आपको टॉपिक है उसका पूरा आइडिया है, तो क्वेश्चन चाहे वो कहीं से भी पूछे, आपके पास आंसर ऑलरेडी होता है। लेकिन अगर आपको पूरे कंसेप्ट की नॉलेज है तो ही, ठीक है ना। और अगर आप रट्टा ही मारेंगे तो फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो आपको उसमें परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ बेटा ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। कैसे? NH3, PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड एंड बिस्मथ हाइड्राइड। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम हाइड्रोजन के साथ इसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं NH3, PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। तो आज हम इन्हीं हाइड्राइड्स के जो है डिफरेंट ट्रेंड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये हाइड्राइड जो होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक है, इनकी जो है कैसा रिड्यूसिंग नेचर कैसा है, इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, यही डिफरेंट चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें हाइड्राइड्स की, तो इनकी शेप की बात करें तो शेप कैसी होगी, कैसी होती है बच्चे शेप है अमोनिया की, ठीक है ना। +1 में तो अच्छे से आपको पता है, बार बार पेपर में आती है, तो आप सबको अब तो ये बिल्कुल है ना रट ही गई होगी। कैसी होती है अमोनिया की शेप? अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है ना। याद आ रहा है कुछ? ये देखो इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। ऊपर ये 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, नीचे 3 हाइड्रोजन, ठीक। शेप वैसे sp3 कैसी शेप फॉलो करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है ना। लेकिन लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से शेप कैसी हो गई है? पिरामिडल हो गई है, ठीक। अच्छा, अब अगर शेप और बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो इनके बॉन्ड एंगल की डिस्कस कर लेते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे वेरी करता है ग्रुप में, ठीक है। तो बच्चे जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अमोनिया के केस में, यहीं पे लिख देती हूँ, अमोनिया के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो 107 है, ठीक है ना। और फॉस्फोरस के केस में 93.6 है, ठीक है ना, डिग्री, 91.8 डिग्री, 91.3 डिग्री एंड इसके केस में है 90 डिग्री। तो जैसे आप नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जो बीच में सेंटर मेटल कौन है, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन छोटा है, इसका साइज क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसकी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफी पास हैं, तो इनके बीच में क्या है? रिपल्शन ज्यादा है। यहाँ इन बॉन्डेड एंगल्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या है? 107 है। लेकिन अगर हम किस पे चले जाएं? फॉस्फोरस पे चले जाएं, तो फॉस्फोरस का साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में उतनी रिपल्शन नहीं रहती है, ठीक है ना। देखो जैसे साइज छोटा है, ठीक है ना, अमोनिया बीच में साइज छोटा है, तो ये यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। तो रिपल्शन की वजह से ये क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। लेकिन फॉस्फोरस के केस में लेंथ साइज काफी बड़ा हो जा रहा है, तो बॉन्डेड पेयर एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है, तो वो इतने दूर एक दूसरे को धक्का नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है बच्चे? छोटा हो जा रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ को साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा? छोटा होता जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए नहीं, अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव पे भी जाएंगे तो इस तरह से आपको कोई भी चार उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि इनका ट्रेंड बताओ कैसा है, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड बताओ, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताओ। तो ये
ये इनऑर्गेनिक की कुछ चीजें हैं जो अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको कंसेप्ट की, तो ही आप, क्योंकि हर चीज आप रट नहीं सकते हैं बेटा, ठीक। तो ध्यान रखिए कि साइज बॉन्डेड पेयर के बीच रिपल्शन यहाँ बहुत ज्यादा है, इसीलिए 107 डिग्री है, और नीचे की तरफ को बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है क्योंकि रिपल्शन क्या है, कम होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है, अब देखो नीचे की तरफ को साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो नाइट्रोजन छोटा बड़ा 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 बड़ा, बिस्मथ बहुत बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। नीचे की तरफ को अब क्या है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, जैसे ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, छोटा है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा, फॉस्फोरस बड़ा हो गया, आगे आर्सेनिक और बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है ना। तो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहीं पे बता देती हूँ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बिस्मथ की, फिर एंटीमनी की, फिर आर्सेनिक की, फिर फॉस्फोरस की, और इस तरह से बॉन्ड लेंथ नीचे की तरफ को इंक्रीज करती जाएगी। और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जिसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सबसे कम होती है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और रिड्यूसिंग नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़े से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हैलाइड्स की भी बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।